लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की गठबंधन की तैयारी। 3 सीटें जो है वो अलायंस की बात जिन पे चल रही है। इसके अलावा लगभग सभी सीटों पर डिस्कस हो गया है। आला कमान को निर्णय लेना है। कांग्रेस की रणनीति का बीजेपी कैसे देगी जवाब? गठबंधन की ट्रिक रुकेगी हैट्रिक। तो गठबंधन की ट्रिक कांग्रेस की तरफ से हालांकि अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन चर्चा लगातार चल रही है कि कांग्रेस इन 3 सीटों पर 3 अलग अलग सहयोगियों के जरिए गठबंधन करके वो सीट उनको सौंपे और इसका फायदा कांग्रेस के प्रत्याशी इन तीनों ही लोकसभा सीटों के आसपास अपने जनाधार को, अपने वोटर को कांग्रेस में ट्रांसफर करके कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो यह बड़ी रणनीति जिस पर काम चल रहा है और इस पर कुछ रुकावटें भी हैं जो खुलकर कांग्रेस नहीं कह रही है, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी क्या तैयारी इसको लेकर कर रही है? क्योंकि अगर अलग अलग वोट बैंक के नेता और वोट बैंक के राजनीतिक दल मिल जाते हैं तो फिर बीजेपी को नुकसान कितना हो सकता है, उसकी भरपाई कैसे होगी? स्वागत करते हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं माधोराम चौधरी साहब, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत आपका। राजेंद्र आर्य, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत। आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी आशुतोष जी स्वागत। पहला सवाल सीधा राजेंद्र आर्य साहब आपसे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार यही कह रही थी सरकार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है, सरकार रिपीट होगी। सरकार तो डिलीट कर दी जनता ने। उस वक्त एक चर्चा होती थी, कहा जाता था, सलाह मशवरा दिया जाता था कि कांग्रेस अगर क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर ले तो कुछ फायदा हो जाएगा उसको, लेकिन तब तो नहीं किया। तो यह गलती सुधारने की प्रक्रिया है या इस बार गलती ना हो और बीजेपी की हैट्रिक पूरी ना हो उसकी कवायद है? फायदा होगा इस ट्रिक से? कुछ हैट्रिक रोक पाएंगे बीजेपी की? देखिए, बीजेपी को 2019 के अंदर राजस्थान के अंदर बीजेपी ने और एनडीए ने, जो कि गठबंधन है बीजेपी का, एनडीए ने आरएलपी के साथ में गठबंधन किया था और 2019 के चुनाव में नागौर की सीट इन्होंने आरएलपी के लिए छोड़ी थी। और उसके बाद में जिस तरीके से आरएलपी ने जो किसान आंदोलन चला 2020 के आसपास और लगातार जो 3-4 साल तक ये पार्टी इसको मतलब पूरी तरीके से हनुमान बेनीवाल उनसे अलग थलग हुए, तो आज बीजेपी को ये बताने की जरूरत है कि उनके गठबंधन के सहयोगी आरएलपी उनसे क्यों दूर गए। क्योंकि जो भी किसान हितैषी पार्टी है या जो किसानों का भला चाहते हैं वो बीजेपी के साथ रह नहीं सकते, उनका दम घुट रहा है। जिस तरीके से बीजेपी से जो उनके सांसद हैं, चाहे मतलब हिसार के सांसद हों बृजेंद्र सिंह जी, चाहे इधर से आपके राहुल कसवा जी हो, ये तमाम लोग उनसे अलग होके आए, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो किसान वर्ग है उसकी बराबर अनदेखी कर रही है भाजपा। और जिस तरीके से इस देश के अंदर जो समक्ष चुनौतियां हैं या जो वादे 2014 में या 2019 में किसानों की बेहतरी के लिए भाजपा ने किए थे, उन वादों पे भाजपा किसी भी तरीके से खरी नहीं उतरी है। चाहे युवाओं के साथ जो वादे किए थे, तो इन जो आरएलपी है, आरएलपी ने किनारा कर लिया था। अब बीजेपी की कमी थी। आज ये कहते हैं कि साहब मोदी जी का डंका है, लेकिन मोदी जी का डंका कहां किसानों में कहां बज रहा है? आज देश के समक्ष चुनौतियां, लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से संवैधानिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, आज चुनाव आयोग जिस तरह से कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। जब आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, आदर्श आचार संहिता लगी, तो मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, तो आप पूरे देश में घूम के देख लीजिए, क्या वास्तव में राजनीतिक दलों के लिए ये चुनाव लेवल प्लेइंग फील्ड है? जिस तरीके से हमारी पार्टी सीपीएम, आरएलपी और बीएपी से क्या कांग्रेस राजस्थान में गठबंधन करने जा रही है? राजेंद्र आर्य साहब, मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया गठबंधन के अंदर वो तमाम दल जो कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाहते हैं, वो हमारी नीतियों में विश्वास करते हैं। पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन के साथ लोग आए, और जो दल जैसे सीपीआईएम और ये जो हैं, जो कि आपको पता होगा कि 2019 के अंदर भी करीबन मोदी जी के अगेंस्ट में
63% वोट पड़ा था। हमारी कोशिश है, इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि वो 63% वोट जो बिखरा हुआ है उसको एकत्र, नागौर, बांसवाड़ा और सीकर की हमारी सीट क्या आप कोशिश अपने ये कि 3 सहयोगियों को देंगे जिनके साथ आप अलायंस करने जा रहे हैं? मैं वही आपको कहने जा रहा हूं कि चूंकि ये जो गठबंधन का फैसला है, हमारी जो अलायंस कमेटी बनी हुई है हमारे नेताओं के सदारत में, जिसके अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी भी है, वो तमाम उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो भी फैसला होगा कांग्रेस शीर्ष नेता, अलायंस कमेटी और उन पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके बीच में जो बात होगी वो चीज आपके सामने आएगी। और इस बात के लिए मैं आज कोई ऐसी घोषणा करने के लिए ना तो अधिकृत हूं और ना ही नागौर, मैं इस बात बांसवाड़ा, के लिए, सीकर में कह कांग्रेस सकता के हूं पास क्या दमदार उम्मीदवार नहीं है जो सहयोग की जरूरत पड़ी है? क्योंकि भाई आप ही ने तो विधानसभा चुनाव में कहा ना, हमें किसी की भी सहयोग की जरूरत नहीं है, चुनाव लड़े भी आप अपने दम पर। नहीं, आपको पता होगा नागौर के अंदर भी हमारे विधायक जीते हैं और आपको पता है मतलब बांसवाड़ा के अंदर भी भाजपा से अधिक हमारे कैंडिडेट जीते हैं। तो यहां पर यह बात नहीं है, बात यह है कि जो भाजपा के या मोदी के विरुद्ध में जो वोट पड़ता है उस वोट का बिखराव ना हो, इसके लिए इस बात की कवायद भी चल रही है, इस बात की कोशिश चल रही है। माधोराम चौधरी साहब, एक कहावत है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं मानना चाहिए। जिस रणनीति पर कांग्रेस अभी राजस्थान में आगे बढ़ रही है, और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद नहीं सुना हो, जब आपकी पार्टी के नेता प्रहलाद गुंजल और बाकी और नेताओं को कांग्रेस ने शामिल किया तो डोटासरा साहब ने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये पार्टी बीजेपी के नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से लेके लग रहा है कि और जो क्षेत्रीय दल हैं राजस्थान के, उनको अपने में मिलाकर अपने साथ शामिल करके लग रहा है कि खत्म होगी। आपकी दिक्कत उसी दिन से शुरू होंगी क्या? देखिए रविंद्र जी, कुछ चीज़ें आपको पीछे से देखनी पड़ेगी। 2014 का चुनाव था, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव। 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़े उस टाइम वसुंधरा जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। हमने 25 सीटें पूरी क्लीन स्वीप की। उसके बाद में जब 2019 के चुनाव आते हैं तब कांग्रेस की सरकार होती है और इनका अपने आप में मॉरल बहुत हाई होता है और ये कहते हैं कि हम सीटें जीतेंगे। परंतु आपने देखा कि उस समय भी हमने 25 की 25 सीटें जीती। तो उसके बाद में आप ये आज भाजपा की सरकार है, इनका पिछले 5 साल में जो इन्होंने काम किया है, क्योंकि कांग्रेस की न तो नीयत ठीक है, न इनकी नीति है और न इनके पास में नेता है। नेता आप देख रहे हो कि पिछले दिनों में भाजपा ज्वाइन करने वाले 3500 इनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, और वो इसलिए आपको इस बात की माधोराम जी खुशी है, होनी भी चाहिए कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का दुख नहीं है कि आपकी पार्टी के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं। और आपसे यह भी सवाल मैं करूंगा, 2019 का जिक्र आपने किया, 25 सीटें, उसमें से एक सीट नागौर की आपने गठबंधन किया था आरएलपी से, हनुमान बेनीवाल को चुनाव लड़ाया था, और वो किस वजह से चले गए थे आपकी पार्टी को छोड़कर वो सभी जानते हैं। आखिर क्यों वो छोड़कर चले गए, और बीजेपी ये क्यों नहीं देखती कि आरएलपी, बीएपी और सीपीएम आज की तारीख में कांग्रेस के साथ जाना चाह रही है और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाह रही है, बीजेपी में क्यों नहीं आ रही? रविंद्र जी, मैंने एक बात आपको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा 2014 और 2019 में आप देखेंगे तो वोट ऑफ परसेंटेज का 3% बढ़ोतरी हुई है भाजपा को इनकी सरकार रहते हुए। तो वोट ऑफ मार्जिन जो बढ़ा, आपने देखा कि जो लाख से जीतने वाला था वो 5 लाख के आसपास गया। तो मोदी जी के प्रति लोगों का आकर्षण और मोदी जी की मजबूत सरकार और जो जिस प्रकार का मोदी जी के प्रति लोगों का एक मैं कहूँगा कि प्रेम है या मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, और जो मोदी जी ने काम किए हैं, आज डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है। डबल इंजन सरकार ने पिछले 3 महीनों के अंदर सरकार बनने के बाद में आपने देखा कि लगातार कितने काम किए। आज माधोराम जी, मुझे सीधा जवाब ये दीजिए कि राहुल कसवा चुरू से अगर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रहलाद गुंजल को मिलता हुआ टिकट कोटा बूंदी लोकसभा सीट से दिखाई दे रहा है, नागौर से अगर हनुमान बेनीवाल संयुक्त प्रत्याशी होते हैं कांग्रेस और आरएलपी गठबंधन के, अगर
चौधरी साहब, यहां पर अमराराम जी होते हैं सीपीएम के सीकर से प्रत्याशी, और बांसवाड़ा से अगर राजकुमार रौत प्रत्याशी होते हैं तो बीजेपी के लिए दिक्कत आएगी क्या? और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए आपने पिछली बार इनकी सरकार होते हुए भी हमने 3% वोटों का, रविंद्र जी हमने पिछली बार इनकी सरकार होते हुए भी 2014 के वनिस्पत 3% वोटों का इजाफा किया। हम कह रहे हैं कि आज के समय में हमारी सरकार है, निश्चित तौर पे लोगों में जो काम किए हैं उनके प्रति विश्वास है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, संगठन और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। टिकट बदलने से अगर कोई कार्यकर्ता नाराज होकर दूसरी पार्टी में चला जावे, पर इनके तो वो लोग हैं जो टिकट भी नहीं मांग रहे थे और वो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्ती आके अपन कहें कि इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मान और सम्मान है, यहाँ कार्यकर्ताओं की इज्जत की जाती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। राजेंद्र जी, ऐसी बात है कि भाई कांग्रेस के अपने नेता खुद चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, इसलिए बीजेपी से जो आ रहे हैं चलिए भाई आप लड़ लीजिए टिकट, या फिर दूसरे सहयोगी दलों को तलाशा जा रहा है कि कम से कम इज्जत और साख उन्हीं की दांव पर लगे? देखिए रविंद्र सिंह जी, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि भाजपा अपने जीते हुए सांसदों को दरकिनार कर रही है। इसका मतलब यह है कि भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जब उनको पता है तो उनको दूसरे दलों पर, दूसरे दलों के किन लोगों को वो चुन रही है, किन लोगों को सेलेक्ट कर रही है, जिनके ऊपर उन्होंने लगातार 40 सालों से आरोप लगाए हैं, उनको वो आज अपना कह रही है। तो यहां पर आपको बेसिक डिफरेंस समझने की जरूरत है। और भाजपा से जो भी आ रहा, हमारे पास जांच एजेंसियां नहीं, हमारे पास में कोई भी धन बल नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा में जिन लोगों का दम घुट रहा है वो भाजपा छोड़ रहे हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का तिलिस्म टूट रहा है। क्रोनिक कैपिटलिज्म की जो बात हो, चाहे आर्थिक असमानता की बात हो, चाहे मतलब एकाधिकार की बात हो, तो ये चीज दे जवाब दे माधोराम जी। ये किसान वर्ग पूरी तरीके से कांग्रेस के पास देने को कुछ नहीं है टिकट के अलावा, चाहे आय दुगनी करने की बात हो, और आपके पास तो एजेंसियां हैं प्रधानमंत्री क्या पीछे लगाने के लिए। किसानों के कर्ज माफ नहीं कह रहे हैं, कॉर्पोरेट के कर्जे माफ कर देते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट उनको चंदा देते हैं। बोलिए माधुराम, चंदा राजेंद्र जी जवाब सुनिए। माधुराम जी बोलिए। आप रुकिए एक मिनट, मैं जवाब देता हूं। ये कह रहे हैं कि हमारे लोग इनके पास में जा रहे हैं जो वर्तमान में एमपी है। मैंने ये कहा कि कार्यकर्ताओं का, हमारे भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये संगठन की और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ टिकट किसको देना बदलना ये नहीं, आज वही कार्यकर्ता पानी पी कर कोस रहा था। लोग क्यों आ रहे हैं? 40 साल से बता रहा था कि मैं बीजेपी में और फिर मेरी कोई कद्र नहीं की, वो ऐसी बात क्यों कह रहा है? नहीं, वो मैंने कहा कार्यकर्ताओं के कई बार सेंटिमेंट आहत होते हैं, उनको लगता है कि वहां पे जाने से हो जाएगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी में देखा कि चाहे शत्रुघ्न सिन्हा या बड़े बड़े नेता जो पार्टी छोड़ के गए उनकी क्या स्थिति हुई। यहाँ जनता का विश्वास पार्टी पे और मोदी जी पे है। तो इनको, और ये कहते हैं कि लोन हमने, तो आपने क्या भैया 1 से 10 की गिनती गिनी क्या? 2 लाख रुपए के अंदर 72,000 करोड़ के कर्जे हमने माफ किए। आपकी तरह 15 लाख करोड़ कॉर्पोरेट्स का माफ नहीं किया। तो किसानों के साथ में जो सौतेला व्यवहार भाजपा ने किया उसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे को बोलने देंगे क्या आप? एक मिनट राजेंद्र जी सुनने की क्षमता है ना, उसका जवाब प्रधानमंत्री को राजेंद्र जी सुनने की क्षमता है। इतना क्यों एग्रेसिव हो रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना, आप फील गुड करिए ना। अच्छा एक मिनट चलिए, मानाराम थोलिया साहब भी आ गए हैं, आरएलपी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देरी से आए हैं, जरा उनसे सवाल लेते हैं। मानाराम जी भाई बताइए, ठिकाना अभी तक नहीं मिला क्या नया? यूं तो इन्होंने ही कहा था, नहीं ये तो इन्होंने कहा कि आलू के हम, हाँ ठीक है मानाराम थोलिया जी, नया ठिकाना नहीं मिल रहा कोई? हम हमारे ऊपर क्या डील नहीं बना हो पा रही है अभी तक? तो आप बीच में बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो मुझे मेरे समय में बोलने देंगे तब बोलूंगा सर। माधुराम जी एक तो आप समय से नहीं आए माधुराम जी, देखिए चलिए अब आप बोलिए अपनी बात। हाँ सवाल कीजिए सर। मैंने कहा नया ठिकाना कब तक ढूंढ रहे हैं नया? देखिए सर, हमने तो नया ठिकाना 2018 में ढूंढ लिया था। आरएलपी पार्टी का हनुमान बेनीवाल जी ने गठबंधन करके पार्टी बना के उन्होंने नया ठिकाना ढूंढ लिया था। उसके बाद में 3 सीटें 18 के अंदर आई और 23 में हमारी नागौर से वोट हनुमान बेनीवाल या कोई और आरएलपी का नेता क्यों अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं कर रहा है?
देखिए सर, नई पार्टी है, दोनों पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं। आज नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, विधानसभा में तो आप अपने दम पर चुनाव लड़े थे ना? हमारे को जी, हमने विधानसभा का चुनाव हमारे दम पे लड़ा, लेकिन बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है जो तानाशाही रवैया अपनाती है और हमेशा जो किसान जवान की बात उठाता है, उनको अगर बीजेपी को किसान जवान की बात उठाने वाला पसंद नहीं है, उस नेता को, कोई भी नेता हो राजस्थान का, जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल जी ने किसानों का साथ दिया, जवानों का साथ दिया, नरेंद्र मोदी जी से किसानों के जो मुद्दे थे, जो तो मानाराम जी, कांग्रेस के साथ गठबंधन में आरएलपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? कितनी सीट पर यह सहमति बन रही है? देखिए, हमारी नागौर सीट पे अभी बातचीत चल रही है, और भी सीटों पे बातचीत चल रही है। ये तो फाइनल जब मोहर लगेगी आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं, हनुमान बेनीवाल जी ने जिस प्रकार किसानों का साथ दिया, ये मोदी जी को पसंद नहीं आया और आरएलपी को खत्म करने की साजिश की गई, हनुमान बेनीवाल जी के प्रति साजिश की गई और चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी देखिए, पिछले 2018 के चुनाव में हमारे 7.5 लाख वोट आए थे, लेकिन इस बार 10 लाख वोट आरएलपी पार्टी को मिले। एक कोई नया आदमी यहाँ अगर राजस्थान के अंदर एक जो किसान का बेटा अगर पार्टी बना के 10 लाख वोट लेता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है। एक वोट भी बड़ी बात होती है, एक वोट से जीत हार का फैसला तय होता है। आशुतोष जी, आपसे समझना चाहेंगे, सर मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए सर, 30 सेकंड, 30 सेकंड और बोलूंगा मैं, मुझे 30 सेकंड का समय। मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित हम बनाना चाहते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, अगर विकसित बनाना चाहते हो तो आपके जो सांसद है उनको हनुमान बेनीवाल जी की तरह मेहनती बना दो, जनता के बीच में रहने वाला बना दो, ईमानदार बना दो, तो अपने आप भारत 2037 में ही विकसित बन जाएगा। देखिए, लेकिन इनके अरे फिर हनुमान बेनीवाल ने सांसदी क्यों छोड़ दी थी? फिर विधायक बन गए, विधायक बना दिया जनता ने, अब फिर विधायकी छोड़ के अब सांसदी का फिर से चुनाव लड़ने की जुगत में लगे हुए हैं। जी आशुतोष रावत साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं सर, सीकर, बांसवाड़ा और नागौर की इन 3 सीटों की क्या स्थिति है, और क्या वाकई में अगर अलग अलग दलों से कांग्रेस का यह पैक्ट हो जाता है तो बीजेपी के लिए दिक्कत होगी क्या? देखिए रविंद्र जी, एक तो पहली चीज हमको उसमें यह समझनी पड़ेगी कि क्या गठबंधन 2 पार्टियों के बीच में होता है तो वोटों का ट्रांसफर पॉसिबल उस एरिया में होता है या नहीं होता है। दूसरा, गठबंधन करने के पीछे नीयत क्या है, किस सोच के साथ में, किस रणनीति के साथ गठबंधन किया जा रहा है, यह भी मायने रखता है। अगर आप तीनों सीटों के अलग अलग बात करें, सीकर में कांग्रेस जानबूझ करके गठबंधन करना चाहती है, क्योंकि सीकर जाट बाहुल्य विधानसभा लोकसभा सीट है और गोविंद सिंह डोटासरा नहीं चाहते हैं कि वो खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं और दूसरे जाट नेता को कांग्रेस से वो लड़ करके उस सीट पर अपने लिए एक प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं करने देना चाहते हैं। इसलिए जानबूझ करके सीकर को सीट को वो कहते हैं कि अमराराम जी को दे दीजिए। रही बात, दूसरी बात रही नागौर सीट की, लगातार चर्चा हो रही है कि क्या हनुमान बेनीवाल के साथ में आने से कांग्रेस को फायदा होगा। तो देखिए, यहां यह समझने की जरूरत है कि ज्योति मिर्धा अभी नागौर में कमजोर स्थिति में है, लेकिन अगर कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल का पैक्ट होता है तो नागौर का चुनाव जाट वर्सेस अदर, जाट वर्सेस राजपूत, जो राजपूत खेमा है, जो कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर है, वो भी ज्योति मिर्धा के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पा रहा है। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ में वहां जाते हैं तो ज्योति मिर्धा को उसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। रही तीसरी सीट जो हम बांसवाड़ा की बात कर रहे हैं, वहां पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक अपना प्रभाव रखते हैं। दूसरा, उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पास भी अपना मजबूत वोट बैंक है। तो ऐसे में अगर वो बाप के साथ में कांग्रेस वहां अलायंस करती है तो मुझे इन तीनों सीटों पर कोई विशेष फायदा होता हुआ कांग्रेस को नहीं दिख रहा है। हालांकि कुछ दूसरी सीटें हैं जिस पर इसका कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इन तीनों सीटों पर अगर कांग्रेस को मुकाबला करना है तो उसके पास अपने कैंडिडेट हैं। अगर नागौर से चेतन डूडी हैं, मुकेश भागर हैं, अगर वो उन पर दाव लगाती है, बशर्ते कि हनुमान बेनीवाल के साथ जाने की, क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक विशुद्ध रूप से जाट नेता की छवि रखते हैं। ऐसे में कांग्रेस अगर अपने प्रत्याशियों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर दाव लगाती है तो निश्चित तौर पर एक कुछ अच्छे परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल आशुतोष जी, साफ तौर पर अभी बीजेपी की तरफ से 10 उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ,
कांग्रेस की तरफ से 15 प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई, यानी पत्ते अभी छिपाए हुए हैं, रणनीति अभी चल रही है अंदर खाने जबरदस्त तरीके से, और दूसरी की रणनीति बाहर आने का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर में प्रत्याशियों के ऐलान और गठबंधन के जरिए कौन तुरुप का पत्ता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आज इतना ही वक्त था। प्राइम डिबेट में